आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ दशक पहले पट्टी में एक टोनी चुड़ैल जो डायन के रूप में थी, उसका आतंक इस कदर फैला हुआ था कि वहाँ के लोग सूरज ढल जाने के बाद अपने घरों में छिप जाते थे और वहाँ की औरतें बच्चों को अपने आंचल में छिपाए रहती थीं। रात होने पर उस गांव में सन्नाटा पसर जाता था। कहा जाता है कि लोगों ने उस चुड़ैल को कैद कर दिया था, लेकिन उस गांव की एक महिला सुमन की छोटी बहन जब अपने बच्चे के साथ उस गांव में पहुंची तो कई सालों से दफन एक राज फिर से दहशत के रूप में सभी के सामने आ गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस गांव में, ये जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। पट्टी के कुछ बच्चे रात के समय गांव के जंगल के बाहर कहीं जा रहे थे। उन बच्चों में सुमन, पट्टी में रहने वाली एक महिला की बहन का लड़का बबलू भी था, जो उस चुड़ैल को देखना चाहता था। वो उस चुड़ैल की कहानी को मनगढ़ंत मान रहा था। आगे बबलू को एक नोटिस बोर्ड दिखता है जिस पर एक चेतावनी लिखी थी कि उस पेड़ के पास कोई ना जाए, लेकिन बबलू अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाला था। वो गुड़िया और गांव के एक लड़के को लेकर चुड़ैल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास पहुंचने के बाद बबलू गांव के लड़के से पूछता है कि उस चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं। वो लड़का डर की वजह से बताने को मना कर देता है, तो बबलू उसे धमकाता है कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो उसे अपने साथ नहीं खिलाएगा। वो लड़का बबलू को बताता है कि उस चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं, जैसा उसने अपने घर वालों से सुना था। बबलू ने पेड़ में बंधे कलावे को हटा दिया और 3 बार उस चुड़ैल को दूध ले लो और बच्चा दे दो की आवाज लगाकर बुलाने लगा। इसके बाद वहां हवा का एक झोंका आता है और एक औरत की हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर गांव का लड़का और गुड़िया दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी बबलू को भी पेड़ में से वही बड़ी बालों वाली चुड़ैल आती दिखती है, जिसे देख बबलू भी डर कर वहां से भाग जाता है। इस तरीके से बबलू ने उस खतरनाक चुड़ैल को आज़ाद कर दिया और फिर शुरू होता है गांव से बच्चों के गायब होने का सिलसिला। उसी रात वो चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और आवाज़ लगाती है, दूध ले लो बच्चा दे दो। उस चुड़ैल की आवाज़ को सुनकर उस गांव की महिलाओं ने डरकर अपने घरों में ताला लगा लिया। वो चुड़ैल बबलू को लेने के लिए सुमन के घर पहुंच जाती है, तो सुमन भी घर के किवाड़ों को घर से अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर देती है और अपनी बहन उर्मिला से बबलू को छुपा देने को कहती है। सुमन बबलू को एक कमरे में लिटा देती है और उस कमरे के गेट को बाहर से लॉक कर देती है। तभी बाहर का गेट अपने आप खुल जाता है और वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। सुमन और उर्मिला चुड़ैल को देखकर डर जाती हैं। चुड़ैल देखते ही देखते कमरे के ताले को अचानक खोलकर उस कमरे में घुस जाती है और बबलू को लेकर वहां से चली जाती है। सुमन और उर्मिला गांव वालों की सहायता के लिए आवाज़ लगाती रह जाती हैं, मगर वहां कोई नहीं पहुंचता क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। सुबह गांव वाले भी उस चुड़ैल की बातें कर रहे थे कि उन्होंने भी रात को उस चुड़ैल की आवाज़ सुनी थी, इसलिए कोई बाहर नहीं निकला। गुड़िया उर्मी को सब कुछ बता देती है। उर्मिला सुमन से उस पेड़ का पता पूछती है, तो सुमन उसे पता बताने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, वो उसे भूल जाए। उर्मिला एक साहसी और निडर महिला थी।
उसने उस पेड़ के पास जाकर बबलू को ढूंढने की ठान ली। उन्होंने गांव वालों से उस पेड़ का पता पूछा तो गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो भी उस पेड़ के पास जाता था वो लौटकर कभी वापस नहीं आता था। उर्मिला वहां अकेले जाने को तैयार हो गई और गांव वालों के बताए रास्ते और उसके चुड़ैल के पैरों के चिन्हों पर चलते हुए उर्मिला उस पेड़ के पास पहुंच गई। उर्मिला के पेड़ के पास पहुंचते ही वो चुड़ैल वहां से उसे भाग जाने को बोलती है और कहती है कि उसे अमर होने के लिए 3 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी बलि वो पूर्णमासी की रात को देगी और इसके लिए वो आज रात भी गांव में आएगी। उर्मिला घर पहुंचकर सुमन से उस चुड़ैल के अतीत की कहानी पूछती है तो सुमन बताती है कि वो औरत जन्म से ही मनहूस और शैतानी प्रवृत्ति की थी। वो काला जादू करते थे, इसलिए सभी उसे टोनी नाम से बुलाते थे। काला जादू के लिए उसे अपने बेटे को मार डाला, इसलिए ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वो जंगल में जाकर उस पेड़ के नीचे काला जादू करने लगी, जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो गई। जो भी इंसान उस जंगल में उस पेड़ के पास से गुजरता तो वो उसे मार डालती। गांव में उसका आतंक फैल चुका था। गांव वालों के लड़कों को वो उठाने लगे थे। एक रात जब वो टोनी चुड़ैल एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वहां से गांव के 2 पहलवान गुजर रहे थे। दोनों पहलवान उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंच गए और उस टोनी चुड़ैल को पकड़ लिया। टोनी चुड़ैल उन पहलवानों को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन पहलवान उसे पकड़कर पट्टी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां से उसने बच्चों को चुराया था। बच्चों को वापस कर उस टोनी चुड़ैल को एक खंबे में बांध दिया। सभी गांव वालों ने उस टोनी चुड़ैल को जलाकर मार देने की बात कही। टोनी चुड़ैल गांव वालों को धमकाती है, लेकिन गांव वाले उसे जलाकर मार डालते हैं। मरते हुए टोनी चुड़ैल ने गांव वालों को श्राप दिया कि गांव वाले उसे मारकर चैन से नहीं रह पाएंगे। वो मरने के बाद भी वापस ज़रूर आएगी। मरने के बाद वो टोनी चुड़ैल उल्टे पैरों वाली खतरनाक चुड़ैल बनकर भटकने लगी और वो गांव के बच्चों को उठाने लगी। वो रोज़ रात को गांव में आती और दूध ले लो बच्चा दे दो कहती। उससे परेशान होकर गांव वालों ने पंडित जी की सहायता से उस चुड़ैल को मंत्रों के द्वारा उसी पेड़ पर कैद कर दिया। पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी इस अभिमंत्रित लाल धागे को इस पेड़ से ना हटाए, नहीं तो वो डायन फिर से आज़ाद हो जाएगी। सुमन की बातें सुनकर उर्मिला उस पंडित जी से मिलने की बात कहती है, लेकिन पंडित जी उस समय गांव में नहीं थे। वो हनुमान जी की पदयात्रा पर गए थे, जो एक दिन बाद आने वाले थे। लेकिन उस रात जिसका डर था वही हुआ। सभी गांव वाले अपने बच्चों को छिपाकर और अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो गए। तभी उस टोनी चुड़ैल एक घर की ओर बढ़ती है और दरवाजे को ठोकने लगती है। अंदर बैठी महिला डरते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दूध, मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तभी टोनी चुड़ैल कहती है, झूठ, मैं बच्चे की गंध दूर से सूंघ लेती हूँ। वो चुड़ैल गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है और उस महिला पर हमला करती है। महिला के बेहोश हो जाने के बाद वो उस महिला के बच्चे को उठा ले जाती है। सुबह गांव वाले पंडित जी के पास पहुंच गए और उनसे सहायता मांगने लगे। तो पंडित जी ने कहा, तुम गांव वालों में से किसी ने उस लाल धागे को हटाया था, इसीलिए वो चुड़ैल वापस आई है। तो उर्मिला उनसे अपने बेटे के द्वारा किए गए हरकत की तरफ से माफ़ी मांगती है। पंडित जी कहते हैं कि वो चुड़ैल अब आसानी से काबू में नहीं आएगी, क्योंकि वो अब
पहले से और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो उर्मिला पंडित जी को सारी बातें बता देती है, जो बातें उस दिन चुड़ैल ने उससे कही थी। पंडित जी कहते हैं कि उस चुड़ैल को बलि के लिए एक और बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आज रात गांव में बच्चे को लेने ज़रूर आएगी। यही मौका है उसे पकड़ने का। पंडित जी आगे कहते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी योजना रात होने से पहले सभी को बता दूंगा। अभी आप लोग घर जाइए। शाम को पंडित जी गांव वालों से एक बच्चा मांगते हैं, तो डर से किसी ने भी अपना बच्चा नहीं दिया। तो पंडित जी ने सुमन से उनकी गुड़िया मांगी। पहले तो सुमन ने भी मना कर दिया, लेकिन बाद में गांव वालों के बच्चे और अपनी बहन के लिए वो मान गई। पंडित जी ने गांव वालों के घरों के दरवाजे पर अभिमंत्रित धागा बांध दिया, जिससे वो किसी और के घर ना जाकर सुमन के ही घर आए और वहां उसे पकड़ा जाएगा। रात हुई और वो चुड़ैल आवाज़ लगाते हुए सुमन के घर पहुंच गई, जहां पहले से ही पंडित जी पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। टोनी चुड़ैल आती है और जैसे ही गुड़िया की ओर बढ़ती है तो पंडित जी निकलते हैं और उस पर अभिमंत्रित जल को छिड़कने लगते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगती है और गुस्से में पंडित को धमकाने लगती है। अभिमंत्रित जल उस चुड़ैल पर ज़्यादा असर नहीं दिखा रहा था, मगर तभी अचानक पंडित जी ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो चुड़ैल एकदम से छटपटाने लगती है। और फिर पंडित जी ने अपनी पोटली में से मुट्ठी भर राख जैसा कुछ निकालकर उस टोनी चुड़ैल के ऊपर फेंका, और ऐसा करते ही वो चुड़ैल अचानक से कहीं गायब सी हो गई, जैसे हवा में लुप्त हो गई हो। तभी पंडित जी ने कहा, फिलहाल के लिए तो अभी सही है, मगर अगली अमावस्या को वो ज़रूर आएगी। जल्दी चलो, बच्चों को लाना है। जिसके बाद पंडित जी उर्मिला और सुमन भागते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुड़िया और बबलू वहाँ पेड़ के पास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। उन्होंने उन्हें जगाया और फिर उन्हें लेकर गांव पहुंच गए। तो इस तरह से उस रात उन दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अस्पताल में आया हर एक मरीज उस हवेली को देखता था। मरीजों का कहना था कि जब रात में वो सोते हैं तो वहाँ से उनको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। दिन में भी कभी कभी आवाज़ें आ जाती हैं, और अब तो रात में आवाज़ का आना रोज़ का ही हो गया था। मरीज़ हवेली से लगे इस अस्पताल में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आजकल अस्पतालों में फैल रही बीमारी कोविड के कारण जहां जगह मिल जाए वही सही है। लोगों को तो अस्पताल ही नसीब नहीं हो रहे थे, इसलिए जिसको जहां ऑक्सीजन और पलंग मिल रहा था वहीं एडमिट हो रहे हैं। अस्पताल का चौकीदार बता रहा था कि यह बहुत ही लगभग 100 साल पुरानी एक डरावनी हवेली है। चौकीदार के पिताजी ने उसको बताया था कि कभी उस हवेली के पास भी मत जाना, लेकिन मजबूरी थी जो उसकी नौकरी इसी अस्पताल में लग गई और परिवार का पेट पालने के लिए इसी अस्पताल में नौकरी करनी पड़ी। आज एक मरीज वरुण, जो कि 15 दिन से अस्पताल में भर्ती था और हर रोज़ हवेली से आने वाली तरह तरह की आवाज़ों को सुनकर परेशान हो रहा था। उसने चौकीदार काका से हवेली में जाने की इच्छा जाहिर की। चौकीदार डर गया और बोला, नहीं, ना हम जाएंगे और ना ही तुम जाओगे, कहीं नहीं जाना है, यहीं पलंग पर लेटे रहो। वरुण ने अपने पलंग के बगल वाला पलंग भी देखा, जो कि 10 दिन पहले उसका दोस्त तरुण छोड़कर चला गया। उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए वो मर गया। अब उस पलंग पर एक आंटी लेटी हुई थी। इनसे तो कह भी नहीं सकता था उस हवेली के बारे में। अब उसने अपने आसपास देखा तो उसके हम उम्र बहुत ही सीरियस हालत में थे,
इसलिए वरुण ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। रात के 12 बज चुके थे। वरुण इंतज़ार कर रहा था कि 12 बजते ही आवाज़ें आएंगी, और जब आवाज़ें आना शुरू हो गईं, वरुण उठकर बैठ गया, क्योंकि उसको जानना था कि आवाज़ें किसकी है और क्यों आ रही है। क्या हवेली में कोई कैद है या कोई आत्माएं हैं जो चीख पुकार करती हैं? अब वरुण से रहा नहीं गया। वो उठकर सबकी नज़रों से बचकर अस्पताल के बाहर आ गया और हवेली की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा कि हंसने की आवाज़ आई और दूसरी तरफ से आवाज़ें आ रही थी। मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो मुझे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तरह तरह की आवाज़ें सुनकर वरुण का दिमाग घूम गया और वह हवेली के दरवाजे से ही वापस अस्पताल में आ गया। उस रात अस्पताल में आने के बाद उसे 2 दिन तक चैन की नींद नहीं आई। इसलिए अब वो ये सोचकर चल दिया कि चलो जो भी आवाज़ें होंगी अब उनका सामना करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कहना चाहती है वो आवाज़ें। वो फिर से एक बार मौका देखकर रात में हवेली में घुस चुका था। हवेली के अंदर बहुत ही अंधेरा था, जिससे उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा था। अपने मोबाइल की टॉर्च से अंदर जाने की कोशिश चल रही थी। वो जितना अंदर जाता उतना ही आवाज़ों का शोर ज़्यादा होता जा रहा था। चलते चलते जब वरुण को लगा कि अब वो हवेली के बीचों बीच आ गया है, उसने आवाज़ दी, कौन है यहाँ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी निगाह सामने हवेली के एक कॉर्नर में पड़ी जहाँ कोई अपना मुंह छुपाए रो रहा था। उसने पास जाकर कहा, कौन हो तुम और यहाँ अंधेरे में बैठकर रो क्यों रहो? चलो मेरे साथ बाहर। जब उस रूह ने अपना चेहरा ऊपर किया तो वरुण उसे देखकर पीछे की तरफ गिर पड़ा और संभलते हुए बोला, तरुण तुम यहाँ? तुम तो 10 दिन पहले मर चुके थे, तो इस हवेली में? तरुण चीखते हुए बोला, मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। क्या मतलब? उस रात जब हम दोनों इस हवेली में आती चीखों को सुनकर सोए थे, उसी रात एक वार्ड बॉय मेरे पास आकर मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया और अपने साथ ले गया, शायद किसी को बेच दिया। और जब मेरी नींद खुली तब मैंने कहा भी कि मुझे सांस नहीं आ रही है। तब उसने मुझे अपने साथियों से कहकर इस हवेली में फेंकवा दिया और कुछ घंटों में मैंने दम तोड़ दिया। इस पर वरुण ने कहा, तुम्हें मारा गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर तरुण बोला, अपने पीछे देखो, यहाँ कितने लोगों को धोखे से मारा गया है, सब तड़प रहे हैं, इसलिए हम सबकी रूह इस हवेली से तड़प रही है और यहाँ से चीखें लगाती है। वरुण समझ गया कि मामला क्या है। तरुण, तुम्हारे शरीर को कहाँ फेंका उन्होंने और इन सब का शरीर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं इन सब का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। तरुण ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया जहाँ सभी लाशें पड़ी हुई थी। वो उन लाशों को जलाने ही वाला था कि उसे हवेली में किसी के जूतों की आवाज़ आई और देखा कि अस्पताल के कपड़ों में 2 लोग एक लड़की को यहाँ हवेली में डाल गए हैं। उसने तुरंत जाकर देखा कि लड़की चीख रही है, उसकी सांसें चल रही है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। वरुण ने उन सभी रूहों से कहा, तुम सब अपना बदला ज़रूर लेना, लेकिन पहले मैं इसे जाकर देखता हूँ। उसने लड़की को उठाया और अस्पताल में जाकर अपने पलंग पर शिफ्ट करवा दिया। जब वार्ड बॉय ने ये देखा कि ये लड़की तो अभी पलंग पर ही है, इसको यहाँ कौन लाया, वो किसी को बता ना दे, फिर से उसे मारने के लिए उसने ऑक्सीजन निकाल दिया। इस बार वरुण ने उसका वीडियो बना लिया और सब जगह वायरल कर दिया। वार्ड बॉय और उसके साथियों को अस्पताल से निकाल दिया गया और इस तरह से उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।